नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम सफर पर निकल रहे हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का चैप्टर 20, असेसमेंट एंड रिव्यू। जी हाँ, ये अध्याय 8वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के अंत तक, मतलब करीब करीब 1000 सालों के भारत का एक तरह से लेखा जोखा है। बिल्कुल, 1000 साल। इसमें हम देखेंगे कि इन सदियों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर क्या बड़े बदलाव आए, क्या चीजें वैसी ही रहीं। और ये समझना यूपीएससी के लिहाज से बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स और मेंस, खास पर जीएस पेपर 1 के लिए। ये वो दौर है जिसने एक तरह से आधुनिक भारत की बुनियाद रखी। सही कहा। तो आज की इस चर्चा में हम इस चैप्टर के हर पहलू को मतलब बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीक, संस्कृति, सब कुछ। हमारा मकसद सिर्फ तथ्य जानना नहीं होगा, बल्कि उनके पीछे का क्यों और कैसे समझना होगा। कोई समरी नहीं, सिर्फ गहरा विश्लेषण। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं सामाजिक जीवन से। चैप्टर बताता है कि 8वीं से 17वीं सदी तक मतलब इस पूरे दौर में समाज पर जाति व्यवस्था का दबदबा बना रहा। ये थोड़ी चौंकाने वाली बात है क्योंकि इसी दौर में इस्लाम भी आया, भक्ति आंदोलन भी हुआ। हाँ, ये विरोधाभास बहुत साफ दिखता है। इस्लाम की चुनौती आई, राजपूत शासकों की राजनीतिक शक्ति भी गई, लेकिन जाति व्यवस्था वो टस से मस नहीं हुई। तो राजपूत शासक क्या वो इसे बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे धर्म की रक्षा के नाम पर? बिल्कुल, राजपूत शासकों ने धर्म, मतलब वर्णाश्रम धर्म की रक्षा को अपना कर्तव्य माना। इस्लाम और दूसरी जो चुनौतियां आ रही थीं, उनके सामने उन्होंने इसे और मजबूती से पकड़ने की कोशिश की। लेकिन विरोध भी तो हुआ होगा, जैसे नाथपंथी जोगी थे या भक्ति संत। हाँ हाँ, बिल्कुल हुआ। नाथपंथी जोगियों ने और कई भक्ति संतों ने जाति व्यवस्था की बहुत तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ईश्वर की नज़र में सब बराबर है, जन्म से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। उदाहरण के तौर पर कबीर। कबीर तो सबसे मुखर थे, रैदास थे। उन्होंने सीधे सीधे ब्राह्मणवादी व्यवस्था और जाति भेद पर सवाल उठाए। पर फिर भी चैप्टर कहता है कि इन आंदोलनों का जाति व्यवस्था पर कोई बहुत गहरा असर नहीं पड़ा। ऐसा क्यों, इतनी बड़ी आवाज उठने के बाद भी? देखिए, असर पड़ा, लेकिन उतना नहीं कि व्यवस्था बदल जाए। इसके कई कारण हैं। एक तो ये कि बहुत से संतों ने भी आलोचना करने के बावजूद कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था को एक सामाजिक सच्चाई के तौर पर स्वीकार कर लिया था। मतलब उन्होंने आध्यात्मिक समानता की बात की, पर रोजमर्रा के जीवन या धर्मनिरपेक्ष मामलों में जाति के नियमों को सीधे तौर पर चुनौती शायद कम दी। अच्छा, मतलब एक तरह की मौन स्वीकृति। टैसिट अग्रीमेंट। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। और फिर ब्राह्मणों ने भी खुद को बदला। उन्होंने भक्ति के मार्ग को, जो पहले शायद कुछ ही वर्गों तक सीमित था, उसे सभी जातियों के लिए, खासकर शूद्रों के लिए भी खोल दिया। मतलब मोक्ष के रास्ते पर उनका नियंत्रण बना रहा। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि भक्ति के जरिए मोक्ष मिल सकता है, लेकिन उस रास्ते पर मार्गदर्शन तो वही करेंगे। तो उनका जो सामाजिक रुतबा था वो कायम रहा। और महिलाओं के लिए भक्ति आंदोलन ने उनके लिए क्या किया? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। मीराबाई, सूरदास जैसे संतों ने महिलाओं के लिए भी भक्ति का मार्ग खोला। उन्होंने परंपरा को चुनौती दी कि सिर्फ सेवा और कर्तव्य ही स्त्री का धर्म नहीं है, वो ईश्वर से सीधा प्रेम का रिश्ता भी बना सकती हैं। लेकिन क्या इससे उनकी सामाजिक स्थिति में कोई बड़ा सुधार आया? कुछ हद तक उन्हें अपनी बात कहने का, अपनी भक्ति व्यक्त करने का एक जरिया मिला। लेकिन जो ब्राह्मणों की विशेषाधिकार वाली स्थिति थी, जैसे शिक्षा का अधिकार या उपदेश देने का अधिकार, वो तो बनी ही रही। इसी दौर में जाति के अंदर नए उपसमूह भी बने। इसका क्या कारण था? हाँ, कई कारण थे। जैसे कई जनजातीय समूह थे जो धीरे धीरे हिंदू समाज का हिस्सा बन रहे थे, तो उन्हें किसी न किसी जाति में शामिल किया गया या उनकी अपनी एक उपजाति बन गई। अच्छा। भाव भी थे, मतलब एक ही जाति अलग अलग इलाकों में अलग अलग उपसमूहों में बटी हो सकती थी। और कुछ समूहों की वर्ण स्थिति भी बदलती रही, जैसे राजपूत, मराठा। हाँ बिल्कुल। राजपूत शुरू में शायद शासक वर्ग से जुड़े थे, क्षत्रिय माने गए। मराठे, जैसा हम आगे देखेंगे, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि अलग थी। उन्हें शुरू में शायद क्षत्रिय का दर्जा नहीं मिला, लेकिन जब वो शक्तिशाली हुए तो उन्होंने दावा किया। खत्रियों का भी उदाहरण है जो व्यापार और प्रशासन दोनों से जुड़े थे। तो ये वर्ण व्यवस्था स्थिर नहीं थी, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते थे। एक और अहम बात है भक्ति और सूफी संतों का आपसी प्रभाव। क्या इससे कोई साझा समझ बनी? हाँ, धीरे धीरे ही सही, पर भक्ति और सूफी संतों की शिक्षाओं ने हिंदू धर्म
और इस्लाम के जो मूल सिद्धांत थे उनकी बेहतर समझ को बढ़ावा दिया। उन्होंने जो समानताएं थीं, जैसे ईश्वर प्रेम, मानवता की सेवा, उन पर जोर दिया। तो क्या इससे समाज में सहिष्णुता बढ़ी? देखिए, बढ़ी तो एक आध्यात्मिक स्तर पर सद्भाव और सहिष्णुता की भावना जरूर पैदा हुई, लेकिन साथ साथ जो संकीर्ण और असहिष्णु नजरिया था वो भी समाज में मौजूद रहा। दोनों धाराएं साथ साथ चल रही थीं। ठीक है, अब महिलाओं की स्थिति पर आते हैं। चैप्टर कहता है कि इस 1000 साल में उनकी स्थिति सामान्य रूप से खराब हुई। ऐसा क्यों? हाँ, ये एक दुखद पहलू है। कई कारण थे। पर्दा प्रथा ज्यादा फैल गई, खासकर उत्तरी भारत में तुर्क शासन के आने के बाद। इसे शायद सुरक्षा का कारण भी बताया गया और सामाजिक प्रतिष्ठा का भी। और संपत्ति के अधिकार? हिंदू महिलाओं के लिए पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करना और मुश्किल हो गया। मिताक्षरा कानून ज्यादातर जगह लागू था, जिसमें महिलाओं के अधिकार सीमित थे। मुस्लिम महिलाओं को शरिया के तहत कुछ अधिकार मिले थे, जैसे मेहर और विरासत में हिस्सा, लेकिन व्यवहार में उन अधिकारों का भी अक्सर हनन होता था। तो भक्ति आंदोलन से जो थोड़ी राहत मिली वो नाकाफी थी। हाँ, वो एक आध्यात्मिक या व्यक्तिगत स्तर पर राहत थी, लेकिन सामाजिक और कानूनी स्तर पर स्थिति ज्यादातर महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण ही रही। चलिए, अब सामाजिक जीवन से आगे बढ़कर राजनीतिक और आर्थिक जीवन की बात करते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण विकास क्या माना जाता है? मेरे ख्याल से, और जैसा चैप्टर में भी इशारा है, सबसे महत्वपूर्ण विकास था राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण, जो पहले तुर्कों ने और बाद में मुगलों ने किया। एकीकरण मतलब इससे पहले क्या स्थिति थी? इससे पहले भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। कोई एक केंद्रीय शक्ति नहीं थी जो पूरे या बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखती हो। तुर्कों और मुगलों ने खासकर उत्तर भारत में एक ज्यादा केंद्रीकृत शासन व्यवस्था कायम की। और इस प्रशासन की प्रकृति कैसी थी? क्या ये पूरे देश पर लागू था? नहीं, सीधे तौर पर देखें तो इनका नियंत्रण मुख्य रूप से उत्तरी भारत पर केंद्रित था। दक्कन और दक्षिण के हिस्सों पर उनका प्रभाव था, लेकिन वो अक्सर अप्रत्यक्ष होता था, या वहाँ स्थानीय शक्तियाँ ज्यादा मजबूत थीं। लेकिन हाँ, एक प्रशासनिक ढांचा, एक सिस्टम बनाने की कोशिश जरूर हुई। इस एकीकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा? ये बहुत अहम सवाल है। बिल्कुल, इसके कई बड़े आर्थिक परिणाम हुए। सबसे पहले एक मानकीकृत मुद्रा प्रणाली आई। अच्छा, कैसी प्रणाली थी वो? वो मुख्य रूप से चांदी पर आधारित थी, चांदी का रुपया। इससे लेन देन, व्यापार बहुत आसान हो गया, खासकर बड़े पैमाने पर। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है व्यापार के लिए। दोबारा बताइएगा, कौन सी धातु पर आधारित थी? चांदी पर आधारित, चांदी का रुपया। ठीक है, और क्या आर्थिक प्रभाव हुए? सड़कों और सरायों का विकास हुआ। शेरशाह सूरी का काम तो मशहूर है ही, मुगलों ने भी इसे आगे बढ़ाया। इससे माल ढुलाई, लोगों की आवाजाही सुरक्षित और तेज हुई। और इसका नतीजा? नतीजा ये हुआ कि शहरी जीवन को बढ़ावा मिला। नए शहर बसे, पुराने शहर और बड़े हुए। व्यापार और दस्तकारी मतलब हस्तशिल्प का जबरदस्त विकास हुआ। ये विकास कब अपने चरम पर पहुंचा? ये 17वीं शताब्दी में अपने चरम पर पहुंचा। भारत का कपड़ा, मसाले और दूसरी चीजें दुनिया भर में मशहूर थीं। 17वीं शताब्दी? हाँ, बिल्कुल। 17वीं शताब्दी में ये अपने शिखर पर था। अब मुगल शासक वर्ग की बात करते हैं। चैप्टर कहता है कि उन्होंने एक मिला-जुला शासक वर्ग बनाने की कोशिश की। हाँ, मुगलों ने यह सचेत प्रयास किया कि उनके शासक वर्ग यानी अमीरों में सिर्फ मुसलमान ही न हो, बल्कि हिंदुओं, खासकर राजपूतों को भी शामिल किया जाए। अकबर के समय से ये नीति साफ दिखती है। इस शासक वर्ग का चरित्र कैसा था? क्या इसमें आम लोग भी शामिल हो सकते थे? देखिए, ये वर्ग मुख्य रूप से कुलीन था, मतलब ऊंचे घरानों के लोग। ज्यादातर उत्तरी भारतीय प्रभाव वाला था। हाँ, अगर किसी में बहुत ज्यादा प्रतिभा है तो निचले तबके से भी कोई ऊपर आ सकता था, लेकिन ऐसे मौके बहुत सीमित थे। औरंगजेब ने भी क्या दक्कन के लोगों को शामिल करने की कोशिश की, मराठों को? हाँ, औरंगजेब ने मराठों और दक्कनी कुलीनों को मुगल मनसबदारी में लाने की कोशिश की ताकि दक्कन में शांति स्थापित हो सके, लेकिन वो मराठों को पूरी तरह से एकीकरण करने में सफल नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? कई कारण थे। एक तो शायद उत्तर भारत के जो अमीर थे, जैसे राजपूत या दूसरे समूह, वो मराठों को अपने बराबर का दर्जा देने में हिचकिचाते थे। उनमें एक तरह का पूर्वाग्रह था। और मराठा सरदारों की अपनी पृष्ठभूमि। हाँ, वो भी एक बात थी। मराठा सरदार ज्यादातर जमींदार वर्ग से आए थे। उन्हें पहले राजनीतिक सत्ता या शासन का वैसा अनुभव नहीं था जैसा राजपूतों को था। उन्हें पारंपरिक रूप से क्षत्रिय भी नहीं माना जाता था। ये चीजें भी एकीकरण में बाधा बनी।
मुगल अमीरों की प्रकृति के बारे में और क्या कह सकते हैं? मुगल अमीर एक तरह से नौकरशाही थे। वो पूरी तरह बादशाह पर निर्भर थे। उनकी पदवी, उनकी जागीर, सब कुछ बादशाह की मर्जी पर था। उनकी आमदनी का मुख्य स्रोत क्या था? मुख्य स्रोत था भू राजस्व, मतलब जमीन से मिलने वाला लगान। ये जमीनें किसानों के पास होती थीं, जो खुद खेती करते थे, यानी किसान मालिक थे। तो अमीर लोग लगान वसूलने के लिए किसानों पर निर्भर थे। हाँ, बिल्कुल। राज्य भू राजस्व तय करता था और अमीर अपनी जागीरों से या नकद वेतन के रूप में इसे पाते थे। तो पूरी व्यवस्था किसानों द्वारा पैदा की गई अतिरिक्त उपज पर टिकी थी। इसमें जमींदारों की क्या भूमिका थी? जमींदार गांव के स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण थे। उनके पास अपनी जमीनें भी होती थीं और लगान वसूली में उनकी भूमिका होती थी। उनके कुछ अपने अधिकार और विशेषाधिकार भी थे, जिन्हें राज्य मान्यता देता था और संरक्षित भी करता था। क्या इसी आधार पर कुछ इतिहासकार मध्ययुगीन राज्य को सामंती कहते हैं? हाँ, ये एक बहस का मुद्दा रहा है। जमींदारों की भूमिका, जागीरदारी व्यवस्था, इन सब को देखते हुए कुछ इतिहासकार इसे भारतीय संदर्भ में एक तरह का सामंतवाद मानते हैं। हालांकि यूरोपीय सामंतवाद से ये अलग था। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण योगदान का जिक्र है चैप्टर में, मंगोल आक्रमणों से रक्षा। हाँ, ये तुर्कों का, खासकर दिल्ली सल्तनत का एक बहुत बड़ा योगदान था। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मध्य एशिया से मंगोलों के भयानक आक्रमण हुए। चंगेज खान और उसके बाद के। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत ने इन आक्रमणों का डटकर मुकाबला किया और भारत को उस तबाही से काफी हद तक बचा लिया जिससे मध्य एशिया और पश्चिम एशिया गुजरे थे। उन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमा को कितने समय तक सुरक्षित रखा? लगभग 200 सालों तक। वाह! ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने काबुल गजनी लाइन और हिंदू कुश पर्वतों तक अपनी पकड़ बनाए रखी, जो भारत की पारंपरिक रक्षा पंक्ति मानी जाती है। 200 साल, ये वाकई बहुत लंबा समय है। जी, पूरे 200 साल तक उन्होंने उस सीमा को संभाला। अब जरा भारत की वैश्विक स्थिति और व्यापार पर आते हैं। उस समय दुनिया में भारत की क्या पहचान थी? भारत दुनिया भर में अपने मसालों और खासकर अपने बेहतरीन कपड़ों के लिए मशहूर था। यहाँ का कपड़ा उद्योग बहुत उन्नत था। इसी वजह से यूरोपीय राष्ट्र भारत के साथ सीधे व्यापारिक संबंध बनाने के लिए उत्सुक थे। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी सब इसीलिए आए। हाँ, मुख्य कारण यही था। वो मसालों और कपड़ों के व्यापार पर नियंत्रण चाहते थे। भारत का व्यापार सिर्फ यूरोप से ही नहीं, बल्कि पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया से भी खूब होता था। इस व्यापार की क्या खासियत थी? खासियत ये थी कि व्यापार का संतुलन भारत के पक्ष में था। मतलब भारत जितना सामान बाहर भेजता था, उसके बदले में सोना और चांदी बहुत बड़ी मात्रा में भारत आता था। आयात कम था, निर्यात ज्यादा। अच्छा, तो भारत में सोना चांदी खूब आ रहा था। जी हाँ, और इसी सोने चांदी ने यूरोपीय लोगों की भूख और बढ़ा दी। वो सिर्फ व्यापार नहीं करना चाहते थे, वो इस स्रोत पर कब्जा करना चाहते थे। कैसे? यूरोपीय सरकारों ने अपनी व्यापारिक कंपनियों को बढ़ावा दिया कि वो सिर्फ तटीय व्यापार तक सीमित ना रहें, बल्कि अंदरूनी व्यापार में भी दखल दें और धीरे धीरे भारतीय क्षेत्रों पर राजनीतिक नियंत्रण करने की कोशिश करें। जैसे डचों ने इंडोनेशिया, ईस्ट इंडीज पर कब्जा कर लिया। लेकिन भारत में वो सफल क्यों नहीं हुए, कम से कम शुरुआत में? जब तक मुगल साम्राज्य मजबूत था, तब तक यूरोपीय शक्तियां भारत में ज्यादा दखल नहीं दे पाईं। मुगल इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें नियंत्रित रख सकें। लेकिन फिर 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। हाँ, 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य कई कारणों से कमजोर पड़ने लगा। अंदरूनी झगड़े, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे बाहरी आक्रमण, इन सब ने साम्राज्य को खोखला कर दिया। और इसी मौके का फायदा यूरोपीय शक्तियों ने उठाया। बिल्कुल, जैसे जैसे मुगल कमजोर हुए, यूरोपीय कंपनियां, खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ज्यादा ताकतवर होती गईं और आखिरकार उन्होंने भारत और कई दूसरे एशियाई देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। ये एक बड़ा सवाल है कि भारत या दूसरे एशियाई देश यूरोप की तरह तेजी से विकास क्यों नहीं कर पाए, खासकर आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में। हाँ, ये बहुत ही जटिल सवाल है और इसका कोई एक जवाब नहीं है। इस पर बहुत गहराई से अध्ययन करने की जरूरत है। कई कारक थे, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी। चैप्टर में एक आलोचना है मुगल शासक वर्ग की कि उन्होंने नौसैनिक शक्ति पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मुगल शासक वर्ग का जुड़ाव जमीन से ज्यादा था, समुद्र से कम।
उन्होंने एक मजबूत नौसेना बनाने के महत्व को शायद उतना नहीं समझा। लेकिन व्यापार का महत्व तो समझते थे। हाँ, विदेशी व्यापार के महत्व को वो पहचानते थे। इसीलिए उन्होंने यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारत में व्यापार करने की इजाजत दी, उन्हें संरक्षण भी दिया। लेकिन शायद वो उनके दूरगामी इरादों को नहीं भांप पाए या अपनी नौसैनिक कमजोरी को दूर नहीं कर पाए। चलिए, अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र पर आते हैं। यहाँ क्या स्थिति थी? देखिए, जैसा हमने अभी नौसेना के संदर्भ में बात की, ये स्पष्ट है कि भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में खासकर यूरोप की तुलना में पिछड़ रहा था। कुछ खास उदाहरण है इसके? हाँ, जैसे मैकेनिकल घड़ी यूरोप में काफी पहले आ गई थी, लेकिन भारत में 17वीं शती तक इसका उत्पादन ठीक से शुरू नहीं हो पाया था। अच्छा, मतलब हम समय देखने के लिए भी दूसरों पर निर्भर थे। बनाने में देर हुई। दूसरा उदाहरण है तोपखाना, आर्टिलरी। हालांकि बाबर तोपें लेकर आया था, लेकिन बाद में यूरोपीय तोपें ज्यादा बेहतर होती गईं और हम उस स्तर का विकास नहीं कर पाए। लेकिन भारतीय कारीगर तो बहुत कुशल माने जाते थे, जैसे जहाज बनाने में। हाँ, ये बात सही है। भारतीय कारीगर नकल करने में माहिर थे। अगर वो यूरोपीय जहाज देखते थे तो वैसा ही या उससे मिलता जुलता बना सकते थे। लेकिन समस्या थी मौलिकता की, नए आविष्कार इनोवेशन करने की क्षमता की। वो सीमित थी। तो सवाल फिर वही है, क्यों? इस पिछड़ेपन के क्या कारण रहे होंगे? इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं, जैसा चैप्टर में भी इशारा किया गया है। एक तो शायद शासक वर्ग का रवैया। उनकी प्राथमिकताएं शायद सेना, प्रशासन, शानो शौकत पर ज्यादा थीं, वैज्ञानिक शोध या तकनीकी विकास पर कम। और सामाजिक संरचना, जाति व्यवस्था का क्या रोल था? हाँ, ये भी एक अहम कारक हो सकता है। जाति व्यवस्था ने ज्ञान को अक्सर कुछ समूहों तक सीमित रखा। कारीगरों का सम्मान शायद उतना नहीं था। ज्ञान का आदान प्रदान, अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों का मिलना जुलना, ये सब शायद मुश्किल था। पारंपरिक सोच का भी जिक्र है। जी, अतीत पर पारंपरिक ज्ञान पर बहुत ज्यादा जोर था। नया सोचने, सवाल पूछने को शायद उतना बढ़ावा नहीं मिला। लोग ज्ञान के लिए पुराने ग्रंथों या फिर ब्राह्मणों और मुल्लाओं जैसे कथित ज्ञान के भंडारों पर ज्यादा निर्भर थे। अकबर ने पाठ्यक्रम बदलने की कोशिश की थी। हाँ, अकबर ने कोशिश की थी कि मदरसों के पाठ्यक्रम में गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा जैसे आधुनिक या धर्मनिरपेक्ष विषय भी शामिल किए जाएं। लेकिन निहित स्वार्थों, यानी जो पुरानी व्यवस्था से फायदा उठा रहे थे, उनके दबाव में ये कोशिश ज्यादा सफल नहीं हो पाई। कुशल कारीगरों की कमी तो नहीं थी? नहीं, कारीगर कुशल थे, जैसा हमने जहाज बनाने के उदाहरण में देखा, लेकिन शायद उन्हें नए प्रयोग करने, नई तकनीकें विकसित करने के लिए संसाधन या प्रोत्साहन नहीं मिला। मशीन शक्ति विकसित करने और उसे लागू करने के प्रयास कम हुए। जाति व्यवस्था ने इसमें कैसे बाधा डाली? जाति व्यवस्था ने समाज में एक तरह की संकीर्णता और रूढ़िवाद को बढ़ावा दिया होगा। लोग अपने जातिगत पेशे से बंधे रहते थे, नए विचारों को अपनाने में हिचकिचाते थे। ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पारंपरिक तरीके से मिलता था, उसमें नया जोड़ने की गुंजाइश कम थी। तो कुल मिलाकर स्थिति ये बनी कि भारत विज्ञान और तकनीक में दुनिया से, खासकर यूरोप से, पीछे रह गया। हाँ, और ऐसा लगता है कि मुगल शासक वर्ग भी तत्कालिक चिंताओं, अपने आराम, अपनी सत्ता को बनाए रखने में ज्यादा व्यस्त था, बजाय उन चीजों पर ध्यान देने के जो भविष्य को आकार दे सकती थीं, जैसे विज्ञान और तकनीक। लेकिन एक क्षेत्र था जहां भारत शायद बहुत आगे था, वो है संस्कृति। हाँ, बिल्कुल। राजनीतिक एकीकरण के साथ साथ एक सांस्कृतिक एकीकरण भी इस दौर में हुआ, जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मतलब है सांस्कृतिक एकीकरण का? मतलब ये कि भारत शायद दुनिया के उन चंद समाजों में से एक है जहां नस्ल, धर्म और भाषा में इतने गहरे मतभेद होने के बावजूद एक मिली-जुली, कमोबेश एकीकृत संस्कृति विकसित हुई, जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब भी कहते हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा 17वीं शताब्दी में एक जबरदस्त रचनात्मक गतिविधि के विस्फोट, आउटबर्स्ट ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटी के रूप में सामने आया। कला, साहित्य, संगीत, वास्तुकला, हर क्षेत्र में कमाल का काम हुआ। इसे हम भारत का दूसरा शास्त्रीय युग भी कह सकते हैं। पहला गुप्त काल को मानते हैं तो ये दूसरा? हाँ, कह सकते हैं। इस दौर में जो सांस्कृतिक ऊंचाई हासिल हुई वो अद्भुत थी। क्या ये संस्कृति सिर्फ मुगल दरबार तक सीमित थी? नहीं, ऐसा नहीं है। दक्षिण में देखिए, चोल साम्राज्य की महान परंपराओं को,
विजयनगर, बहमनी और उनके बाद के राज्यों ने आगे बढ़ाया। उत्तर में भी मुगलों से पहले और उनके साथ साथ विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों में अपनी अपनी सांस्कृतिक पहचान विकसित हो रही थी। तो मुगलों ने क्या किया? मुगलों ने इन अलग अलग धाराओं को, उत्तर और दक्षिण की परंपराओं को एक हद तक अपने संरक्षण में लिया और उन्हें मिलाकर एक नया भव्य सांस्कृतिक रूप दिया, जिसे हम मुगल कला, मुगल वास्तुकला कहते हैं। उसमें कई क्षेत्रीय शैलियों का मिश्रण दिखता है। ये मिलीजुली संस्कृति क्या आसानी से बनी रही? कोई चुनौती नहीं थी? चुनौतियां तो थीं। धार्मिक कट्टरपंथियों का दबाव था दोनों तरफ से। समाज में प्रतिस्पर्धी और परस्पर विरोधी हित भी थे। लेकिन इन सब के बावजूद ये एकीकृत संस्कृति न सिर्फ बची रही, बल्कि 19वीं सदी के मध्य तक, यानी अंग्रेजों की पूरी तरह हावी होने तक जीवित रही। इसमें किसका योगदान था? इसमें समाज के लगभग सभी वर्गों का योगदान था। आम लोग, सूफी संत, भक्ति संत, विद्वान, कलाकार और हाँ, कई प्रबुद्ध शासक भी थे जिन्होंने इसे बढ़ावा दिया। इस सांस्कृतिक विकास का अर्थव्यवस्था से भी कोई संबंध था? हाँ, बिल्कुल। ये दौर, खासकर 16वीं-17वीं सदी, आर्थिक विकास और विस्तार का भी दौर था। व्यापार और विनिर्माण बढ़ रहा था। जब समाज में समृद्धि आती है तो कला और संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है। लेकिन हमने पहले बात की थी कि विकास असमान था। हाँ, ये याद रखना जरूरी है। विकास हर जगह एक जैसा नहीं था। 17वीं शताब्दी में गुजरात, कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु तट और बंगाल जैसे इलाके ज्यादा तेजी से विकसित हुए। गंगा घाटी के इलाके शायद उतने तेजी से नहीं बढ़े। इन इलाकों का क्या महत्व है? गुजरात, कोरोमंडल, बंगाल, ये वो इलाके हैं जो बाद में, आधुनिक काल में और आज़ादी के बाद भी भारत के आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। यहीं पर बंदरगाह थे, व्यापारिक केंद्र थे। एक बहुत ही रोचक सवाल उठता है, अगर मुगल साम्राज्य का पतन न होता तो क्या भारत में औद्योगिक क्रांति हो सकती थी? ये काल्पनिक लेकिन बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न है। कहना मुश्किल है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 17वीं सदी में भारत में पूंजी निर्माण और बाजार का जो विकास हो रहा था, उसमें औद्योगिक क्रांति की संभावनाएं थीं, लेकिन कई बाधाएं भी थीं। क्या हुआ जब 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य का पतन हुआ? क्या व्यापार रुक गया? नहीं, ये दिलचस्प बात है। मुगल साम्राज्य के पतन के बावजूद कई क्षेत्रीय राज्यों के उदय के साथ व्यापार और विनिर्माण का विस्तार 18वीं सदी में भी जारी रहा, लेकिन शायद उसकी रफ्तार यूरोप की तुलना में धीमी पड़ गई। और तकनीक का स्तर? तकनीक ज्यादातर छोटे पैमाने पर ही रही। कारीगर बहुत कुशल थे, लेकिन वो सरल उपकरणों का ही इस्तेमाल कर रहे थे। बड़ी मशीनों का प्रयोग लगभग नहीं था। कारीगरों की स्थिति कैसी थी? वो इतने कुशल थे, फिर भी उत्पादकता कम क्यों थी? कारीगर कुशल जरूर थे, लेकिन उनके पास पूंजी की कमी थी। वो अक्सर अपने औजार ही खुद नहीं खरीद पाते थे। उन्हें कच्चा माल और एडवांस पैसा व्यापारियों से लेना पड़ता था। क्या हमारे यहाँ यूरोप की तरह उद्यमी या व्यापारी वर्ग का विकास नहीं हुआ जो उत्पादन में निवेश करते? हुआ, लेकिन शायद उस पैमाने पर नहीं। जाति व्यवस्था भी इसमें एक बाधा रही होगी, जिसने कारीगरों को एक सीमित दायरे में बांधे रखा। व्यापारियों और कारीगरों के बीच शायद उस तरह का सीधा संबंध नहीं बन पाया जैसा यूरोप में हुआ। धन का बंटवारा भी बहुत असमान था। ज्यादातर पैसा शासक वर्ग और अमीरों के पास था, जिससे घरेलू बाजार सीमित रहा। चैप्टर में ददनी प्रणाली का जिक्र है। ये क्या थी और कब विकसित हुई? ये ददनी प्रणाली 17वीं और खासकर 18वीं शताब्दी में काफी फैली। अंग्रेजी में इसे पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं। क्या होता था इसमें? इसमें व्यापारी, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी, कारीगर को कच्चा माल देता था और उत्पादन के लिए एडवांस पैसा भी देता था। फिर तैयार माल कारीगर उसी व्यापारी को बेचता था। इससे तो उत्पादन बढ़ा होगा? हाँ, उत्पादन तो बढ़ा क्योंकि कारीगर को काम मिल गया, व्यापारी को माल मिल गया। लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू ये था कि कारीगर पूरी तरह व्यापारी पर निर्भर हो गया। उसका अपना मुनाफा कम हो गया, उसकी मोलभाव की शक्ति खत्म हो गई। अच्छा, ये ददनी प्रणाली याद रखना होगा। जी हाँ, ददनी प्रणाली ये कारीगरों की निर्भरता बढ़ाने वाली व्यवस्था थी। तो क्या इन्हीं सब परिस्थितियों ने अंग्रेजों के लिए भारत पर कब्जा करना आसान बना दिया? हाँ, कुल मिलाकर कह सकते हैं भारत की आंतरिक राजनीतिक कमजोरियां, तकनीकी पिछड़ापन और अर्थव्यवस्था की कुछ अपनी सीमाएं, जैसे ददनी प्रणाली जिसने कारीगरों को कमजोर किया, इन सब ने मिलकर
ब्रिटेन जैसी बाहरी शक्ति के लिए भारत पर विजय प्राप्त करना और फिर उसे अपने कच्चे माल की जरूरतों को पूरा करने वाले उपनिवेश में बदलना संभव बना दिया। इतिहास का ये उतार चढ़ाव, एब एंड फ्लो, वाकई अध्ययन के लिए बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। तो इस पूरी लंबी और गहरी चर्चा के बाद अगर हम इस 1000 साल की अवधि के कुछ मुख्य बिंदुओं को समेटना चाहें तो वो क्या होंगे? हाँ, बिल्कुल। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं, पहला, सामाजिक क्षेत्र में जाति व्यवस्था का दबदबा लगातार बना रहा, हालांकि भक्ति और सूफी आंदोलनों ने समानता का संदेश दिया, पर उनका प्रभाव सीमित रहा। महिलाओं की स्थिति में सामान्यता गिरावट आई। दूसरा, राजनीतिक रूप से तुर्कों और फिर मुगलों द्वारा लाया गया एकीकरण सबसे बड़ी उपलब्धि थी, हालांकि ये प्रशासन मुख्य रूप से उत्तर भारत केंद्रित रहा। ठीक है। एक मिले जुले शासक वर्ग को बनाने की कोशिश हुई। तीसरा, आर्थिक क्षेत्र में मानकीकृत मुद्रा, चांदी आधारित सड़कों का विकास और व्यापार को बढ़ावा मिला, जो 17वीं सदी में चरम पर पहुंचा। लेकिन यूरोपीय व्यापार का प्रभाव बढ़ने लगा और मुगल पतन के साथ आर्थिक ठहराव भी आया। चौथा, विज्ञान और तकनीक। चौथा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत यूरोप से साफ तौर पर पिछड़ गया। नवाचार की कमी थी, जिसके पीछे सामाजिक और संस्थागत कारण थे। नौसैनिक शक्ति की उपेक्षा भी एक बड़ी चूक थी। और पांचवा, संस्कृति। पांचवा, सांस्कृतिक रूप से अनेक विविधताओं के बावजूद एक उल्लेखनीय सांस्कृतिक एकीकरण हुआ। क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास हुआ और उनका मुगल संस्कृति में संश्लेषण भी हुआ। ये सांस्कृतिक समृद्धि आर्थिक विकास से भी जुड़ी थी। और आखिरी बिंदु, पतन और विजय से जुड़ा हुआ। हाँ, छठा, भारत की आंतरिक राजनीति और सैन्य कमजोरियां, तकनीकी पिछड़ापन और ददनी जैसी शोषणाकारी प्रणालियों ने यूरोपीय शक्तियों, खासकर ब्रिटेन के लिए भारत पर विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। बिल्कुल। तो ये अध्याय सिर्फ तथ्यों को एक संग्रह नहीं है, ये वास्तव में मध्यकालीन भारत की आत्मा को, उसकी जटिलताओं को समझने की एक कुंजी है। और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए इसकी हर बारीकी को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो कहूंगी कि इस गहरी चर्चा को एक बार फिर से सुनने की जरूरत है, शायद 2 बार, क्योंकि हर बार सुनने पर आपको नई परतें, नई अंतर्दृष्टि, इनसाइट्स मिलेंगी। ये चैप्टर इतना गहरा है। हाँ, और ये समझ सिर्फ परीक्षा में मदद नहीं करेगी, बल्कि ये समझने में भी मदद करेगी कि भारत आज जैसा है वैसा क्यों है। इतिहास की ये समझ हमें एक बेहतर, एक सूचित और जागरूक नागरिक बनने में मदद करती है। बिल्कुल सही कहा। और अगर आपको ये गहन विश्लेषण पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि हमने इस चैप्टर के साथ न्याय करने की कोशिश की है, तो कृपया सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक जरूर करें। हाँ, और अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। आपके कोई सवाल हों, कोई प्रतिक्रिया हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी भागीदारी, आपका समर्थन ही हमें इस तरह का और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के ऐसे ही गहन विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।